समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ठीक साथियों, मैं बजरंग लाल पटेल आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सादर नमस्कार। साथियों, आज 18 मार्च है। 18 मार्च इतिहास में एक बेहतरीन दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन दुनिया में पहली बार मजदूरों ने अपना राज कायम किया था, जिसे पेरिस कम्यून के नाम से जाना जाता है। साथियों, 18 मार्च 1871 को फ्रांस के संगठित मजदूरों ने पूंजीवाद के खिलाफ पहली लड़ाई जीती और उन्होंने अपना राज कायम किया। इस विषय पर मैं विशेष रूप से आप लोगों के सामने बात को रखना चाहता हूँ। साथियों, राजतंत्र के संक्रमण काल के बाद पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद में उत्पादन के तरीके बदले। मशीनों ने उसका उत्पादन बृहद करने के लिए अपना योगदान दिया और मशीनों को संचालित करने के लिए बड़े बड़े कारखाने खुले। कारखानों में लोगों ने काम करना शुरू किया और यहाँ पर संगठित मजदूरों का एक उद्भव होता है। मालिकों द्वारा शोषण आम बात है। मालिकों के इस शोषण से परेशान मजदूरों ने अपनी ताकत को संगठन में लगाया और संगठित होकर उन्होंने दुनिया में पहली बार मजदूरों का राज कायम किया। इस विषय पर मैं अपने साथी सुखरंजन नंदी को आपके सामने ला रहा हूँ, जो विशेष तौर से इस पेरिस कम्यून के बारे में आपको उसके उत्थान और पतन की बात सामने रखेंगे, जिससे हमें आगे एक नई दिशा, एक नई चेतना मिल सके। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। दुनिया के अंदर सबसे पहले मजदूरों ने अपना राज कायम किया था सन 1871 में 18 मार्च को पेरिस शहर में, जिसको हम और आप पेरी कम्यून के नाम पे जानते हैं। जो वर्साई सरकार थी फ्रांस के अंदर, उस सरकार के खिलाफ मजदूरों ने अपना सत्ता कायम किया था और 72 दिन तक पेरी कम्यून के अंदर मजदूरों ने अपनी सत्ता को कायम रखा था। 72 दिन के बाद यानी 28 मई को वहाँ पे जो सरकार थी, वर्साई सरकार, उन्होंने जितने भी आपके कम्यून के जितने भी क्रांतिकारी साथी थे उनको खदेड़ दिया, उनके ऊपर केस लगा दिया, मामला किया गया, उनको फांसी में चढ़ाया गया, कुछ लोगों को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। लेकिन 72 दिन की ये जो मजदूरों की राज कायम हुई थी, इस मजदूरों की राज कायम होने के बाद कुछ सबक कम्युनिस्ट मूवमेंट को मिला है, कम्युनिस्ट आंदोलन को मिला है कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि पेरी कम्यून में मजदूरों की राज 72 दिन के बाद खत्म हो गया। हम और आप जानते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट में जो 1848 में जो मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का रचना किया था या तैयार किए थे, जो प्रथम कम्युनिस्ट लीग में उन्होंने प्रस्तुत किए थे, उस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहीं पे भी मजदूर वर्ग की अधिनायकत्व की बात नहीं लिखा गया। और 1872 में जब कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का जर्मन संस्करण लिखते समय एंगल्स ने पेरी कम्यून के अनुभव के आधार पर लिखा है कि पेरी कम्यून हमें यह सबक सिखाता है, यह शिक्षा देता है कि मजदूर वर्ग सिर्फ राज सत्ता कब्जा करके ही अपने उद्देश्यों का पूर्ति नहीं कर सकता है। यानी राज सत्ता कब्जा करके वो जो चाहता है वो हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो पुराने राज सत्ता को वो पूरी तरीके से नष्ट ना कर। और पेरिस के अंदर पेरी कम्यून में यही सबसे बड़ी सबक है कि पेरी कम्यून में जो मजदूर राज कायम किए थे वो पुराने सत्ता को, राज सत्ता को खत्म नहीं किए थे। इसीलिए 72 दिन के बाद वो राज सत्ता, वो जो कम्यून तैयार हुआ था, मजदूरों ने जो कम्यून तैयार किए थे, वो कम्यून फिर उनके हाथ से निकल गया। पेरी कम्यून की अपनी एक महत्व है, खासतौर पे जो दुनिया के अंदर आज भी
समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, दुनिया के अंदर जो समतावादी समाज कायम करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं, उनके लिए पेरिस कम्यून की एक बहुत बड़ी महत्व है। और जब 28 मई को पेरिस कम्यून खत्म हो गया, उसके 2 दिन बाद 30 मई को कार्ल मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन में एक प्रस्ताव लिखित प्रस्ताव उन्होंने पाठ किए थे, जिसको बाद में सिविल वॉर इन फ्रांस के नाम पे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया। उस लेख में मार्क्स ने कहा कि तीसरे नेपोलियन के साम्राज्य के खत्म के बाद वहां पे जो बुर्जुआ सरकार थी, जो बुर्जुआ सरकार भारतीय सरकार के माध्यम से वहां पे मजदूरों को दमन करते थे, मजदूरों ने संगठित होकर उस भारतीय सरकार को खदेड़ा और वहां पे मजदूरों ने अपना राज कायम किया। ये दुनिया के अंदर हर मजदूरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने इसमें यह भी जिक्र किया कि जो मजदूर शहीद हुए उस पूरे संघर्ष में, वो मजदूर भी हर समय याद किए जाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर पहली बार यह सबक सिखाया कि मजदूर भी अपना राज कायम कर सकता है और मजदूर भी अपना राज कायम करके बुर्जुआ समाज को उखाड़ फेंक सकता है। और इसी सबक को देखते हुए दुनिया के अंदर लेनिन ने 1917 में रूस के अंदर समाजवादी क्रांति की स्थापना की, और वो जो मजदूर वर्ग की अधिनायकत्व जो पेरिस कम्यून में मजदूरों के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, रशिया के अंदर वो मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व को स्थापित किया गया था। सवाल यह है कि लेनिन अपनी एक पुस्तक है राज्य और क्रांति, एंगल्स की भी एक पुस्तक है राज्य के बारे में, जिसमें परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति के नाम पे एंगल्स की भी एक पुस्तक है। एंगल्स ने कहा है कि हमारे इस समाज में एक विशेष अवस्था में राज्य की उत्पत्ति हुई है और एक विशेष अवस्था में, समाज के एक विशेष अवस्था में राज्य की खात्मा भी होना स्वाभाविक है, राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहीं पे भी मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व की बात नहीं लिखा है। यह बात सही है। इतिहास में अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट लोगों की एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 3 देश के प्रतिनिधि थे। उस 3 देश के प्रतिनिधि में जर्मन के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे, आपके फ्रांस के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे और इंग्लैंड के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे। जो जर्मन के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे, जिसमें कार्ल मार्क्स थे, जिसमें विलिज बोल के एक कम्युनिस्ट नेता थे और फ्रेडरिक एंगल्स थे। ये 3 लोग जर्मन के थे। एडम और वाइटल बोल के फ्रांस के 2 कम्युनिस्ट लीडर थे और जॉर्ज जूलियन और हार्ने बोल के इंग्लैंड के 2 कम्युनिस्ट लीडर थे। और उस सम्मेलन में या उस बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव में यह लिखा गया था कि मानव समाज का अंतिम स्तर होगा साम्यवाद, और जब तक साम्यवाद की ओर हम नहीं जाएंगे तब तक इस बीच में जो भी शोषक वर्ग रहेंगे, उन शोषक वर्ग को दबा के रखने के लिए राजसत्ता की जरूरत होगी। 1906 लोगों के उपस्थिति में यह हस्ताक्षर हुआ था और ये जो बात है, ये बात साफ साफ मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व की बात को दर्शाता है। तो एंगल्स ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं कि एक जो राज्य है या राजसत्ता है, वो समाज में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को शोषण करने का हथियार है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को शोषण करेगा, इसीलिए राज्य सत्ता का या राज्य की उत्पत्ति हुई है। लेनिन ने भी इसी बात को अपनी राज्य और क्रांति पुस्तक में दोहराया है कि मजदूर वर्ग के क्रांति के बाद राज्य की क्यों जरूरत है या राजसत्ता की क्यों जरूरत है, क्योंकि मजदूर वर्ग के क्रांति के बाद या सरवाड़ा वर्ग के क्रांति के बाद जो सरवाड़ा विरोधी ताकत रहेंगे, वो समाज में फिर उस क्रांति को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। तो वो जो प्रतिक्रियावादी ताकत है, उन ताकतों को दबाने के लिए भी मजदूर वर्ग की तानाशाही या मजदूर वर्ग की अधिनायकत्व की जरूरत है। तो एंगल्स जो बात को कहा कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को शोषण करने का हथियार है, और जब
वर्ग विभाजित समाज नहीं था, समाज के अंदर जब कोई वर्ग एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण नहीं किया जाता था, तब समाज के अंदर कोई राज्य की या कोई राज सत्ता की जरूरत नहीं थी, अस्तित्व भी नहीं था। और एंगल्स ने ये जो बात लिखा है, ये यूरोप के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे के पैमाने पर हम अगर दुनिया का इतिहास देखेंगे, खासतौर पर हमारे भारत के इतिहास को देखेंगे, तो हम यहाँ पे भी ये बात देख सकते हैं कि हमारे इस समाज में, हमारे इस भूभाग में, हमारे इस भारत में भी एक समय ऐसा था जब यहाँ पे भी कोई राज्य या राज सत्ता कायम नहीं था। अगर आप महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह की एक बात को आप अगर याद रखेंगे या कभी पढ़े होंगे, तो उसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि हमारे इस समाज में सत्यकृत युग में ना कोई राजा था, ना कोई राज्य था। जैसे जैसे लोग अपना जनता, नागरिक लोभ, काम और स्वार्थ के कारण जो है होने लगे, वैसे वैसे हमारे समाज में राजा और आपके राज्य की उत्पत्ति हुई। तो सत्यकृत युग यानी सत्य युग में कोई राज्य हमारे देश में नहीं था, कोई राजा हमारे देश में नहीं था। और फिर भीष्म पितामह कहते हैं जैसे जैसे हमारे यहाँ पे संपत्ति का मालिकाना हक आया है, तो उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए और जो वर्ण व्यवस्था कायम हुआ है, उस वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को अपने नियम के अनुसार चलने के लिए हमारे समाज में राजा की जरूरत पड़ी। और जब लोग ब्रह्मा के पास गए कि वो उनको राजा चाहिए, तो ब्रह्मा ने विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने बेन नाम के एक राजा को जन्म दिया और बोले कि यही बेन है, यही राजा रहेंगे और यही आपके सब कुछ की देखभाल करेंगे। लेकिन बेन ने जो राजा का धर्म था, उस राजा का धर्म का निर्वाह नहीं किया, इसीलिए जो ऋषि लोग थे उन्होंने बेन की हत्या वध कर दी। और विष्णु पुराण में जब बेन की हत्या ऋषि लोग कर रहे थे, विष्णु पुराण में उल्लेख है कि तब पूरे मर्त्यलोक में अंधेरा छा गया था। तो सब लोग ये जानना चाहा कि आखिर ये अंधेरा क्यों है, तो तब ऋषि लोग बोले क्योंकि अब हमारे समाज में कोई राजा नहीं है। अब ये जिस राजा का काम था हमारे संपत्ति का रक्षा करना, जिस राजा का काम था हमारे परिवार का रक्षा करना, जिस राजा का काम था वर्ण श्रम के आधार पर शूद्र से काम कराना, अब वो राजा नहीं है, इसीलिए अब पूरा अंधेरा छाया रहेगा। इसलिए अंधेरा छाया, भले ये प्रतीक के रूप में विष्णु पुराण में लिखा गया हो, लेकिन ये कहता यही है कि जो है राजा का काम था कि वो वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्रों से काम करवाएगा, यानी सेवा करवाएगा, वो अपने संपत्ति के रखने का जो अधिकार है उस अधिकार की रक्षा करेगा और परिवार की रक्षा करेगा। यह तीन काम था। और जब बेन को मार दिया ऋषि ने, तो फिर विष्णु महाराज ने पृथु को तैयार किए और राजा के रूप में उन्होंने लोगों के बीच में भेजे कि यही राजा आपके काम आएंगे। और पृथु ने सबसे पहले यही घोषणा किया कि मैं स्वधर्म के आधार पर, वर्ण धर्म के आधार पर दंड के सहारे मैं अपना जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का पूरा करूंगा, उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। अब सबसे पहले सवाल है, सत्ययुग में भीष्म पितामह बोल रहे हैं ना यहाँ पे कोई राजा थे, ना यहाँ पे कोई राज थे, यहाँ पे सब को ना कोई लोभी थे, ना कोई चोर थे, सब मेहनत करने वाले लोग थे। और वहीं पे पृथु महाराज बोल रहे हैं, पृथु राज बोल रहे हैं कि वो इस समाज में दंड के सहारे, मतलब दंड आ गए, दंड के सहारे वो सधर्म का पालन करेंगे और वर्ण धर्म को पालन करेंगे। तो यहाँ पे दंड आ गया। नारद क्या बोल रहे हैं? नारद जी के भी आप अगर बयान सुनेंगे, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि मर्त्यलोक में जब सब लोग अपने अपने काम करते थे, अपने अपने हिसाब से काम करते थे, मर्त्यलोक में जब लोगों के पास कोई लोभ नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, तब मर्त्य में न्याय व्यवहार की कोई जरूरत नहीं थी, या न्याय की कोई जरूरत नहीं थी, या दंड की कोई जरूरत नहीं थी। ये नारद मुनि बोल रहे हैं। बृहस्पति भी यही बात बोले हैं, ये धर्मशास्त्र में उल्लेख है। वो भी बोले हैं कि यहाँ पे जब तक मर्त्य लोक में सब लोग खुशहाल थे, किसी के पास लालच नहीं थे, लोभ नहीं थे, तब यहाँ पे दंड की जरूरत नहीं था, तब यहाँ पे न्याय की जरूरत नहीं था।
मतलब लोग लालच में आ गए, लोगों की खुद की संपत्ति हो गई, लोगों की परिवार बन गया, तब अपने संपत्ति की रक्षा करने के लिए उनको राजा की या राजसत्ता की जरूरत पड़ी। यानी और फिर प्रजा लोग क्या बोल रहे हैं? प्रजा लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे राजा नहीं होगा तो ये जो शूद्र लोग हैं ये हमारे जमीन चोरी करके ले जाते हैं, ये मेहनत नहीं करते, ये काम नहीं करते, और राजा जब रहेगा तब ये शूद्र लोगों को दमन करेगा दंड के सहारे। और ये जो राजा जमीन के जो मालिक हुआ करते थे वो मेल लगा देते थे, वो दलित लोग उस मेल को काट लेते थे। तो सवाल यह है कि संपत्ति की रक्षा करना और दलितों से काम करवाना मतलब गुलाम बनाना, मेहनत करवाना, शोषण करना, तो शोषण करने के लिए राजा की जरूरत था जो दंड के सहारे वो जो है अपना धर्म का पालन करवाता, मतलब शूद्रों से मेहनत करवाता। और जो पैसे वाले लोग थे, धनी लोग थे, उसमें यह भी है कि गरीब लोग उनके जमीन छीन लेते थे। यानी समाज दो भागों में बंटवारा हो गया था, गरीब लोग और धनी लोग। तो धनी लोगों की संपत्ति की रक्षा करवाने के लिए राजा की जरूरत था, और राजा उसके लिए न्याय प्रणाली और दंड का सहारा लिया करता था। एंगल्स ने क्या क्या राज्य के संपत्ति के बारे में, मैं इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे समाज में वो बोलते हैं मार्क्स एंगल्स की जो विचारधारा है वो विचारधारा विदेशी विचारधारा है, हमारे देश पे उसका कोई लागू नहीं होता, उसका कोई लागू नहीं हो सकता है। लेकिन हम अगर मार्क्स एंगल्स को हमारे धरती में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्र के आधार पर हम अगर देखेंगे तो हम यही पाएंगे कि जो बात एंगल्स ने लिख के गया परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति के पुस्तक में, वो बात हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का आप अगर पढ़ेंगे उसमें राज्य के बारे में 7 तत्व उन्होंने बताया है कि 7 तत्व के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। और एंगल्स ने जो राज्य के निर्माण के बारे में बताया है, एंगल्स ने 3 तत्वों को राज्य के लिए प्रमुख बातों को सामने रखा है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि राज्य के लिए जरूरी है कि ऐसा एक नौकरशाही व्यवस्था रहेगा जिसके साथ जनता का कोई संबंध नहीं होगा, जो जनता से कटा हुआ होगा, लेकिन जनता के ऊपर वो सरकार के या राजा की जो नीतियां हैं, जो फैसला है, उसको डंडा मार के लागू करवाएगा। पहला शर्त ये, मतलब एक नौकरशाही व्यवस्था होना चाहिए। कौटिल्य के जो 7 तत्व हैं राज्य के लिए, उसमें भी मंत्रियों का जिक्र है, राजा के बाद मंत्री का जिक्र है उसमें, कि वो आमर्त के रूप में वो कौटिल्य लिखा है जिसको मंत्री माना जाता है। दूसरी बात, एंगल्स ने कहा है राज्य के लिए जरूरी है कि गरीबों को, शोषित जनता को कुचलने के लिए, दबाने के लिए आपको पुलिस, सेना और कारागार या जेल खाना या बंदीशाला की जरूरत है। और जब ये दबाने के लिए ये चीज जरूरी है कि पुलिस होगा, सेना होगा और आपके बंदीशाला होंगे या जेल होंगे, जो भी आप बोलिए ये होगा। और यही बात कौटिल्य भी बोल रहा है, दंड देना पड़ेगा। तो जो बात कौटिल्य ने राज्य के लिए बताया है वही बात एंगल्स में भी समानता हम देखते हैं। फिर एंगल्स ने बोला क्योंकि ये सेना होगा, ये पुलिस होगा, ये दरोगा होगा, ये जेल खाना होगा, ये मंत्री परिषद, ये अफसरशाही होंगे, इनकी देख रेख के लिए सरकार को टैक्स भी वसूल करना पड़ेगा जनता से, यानी कर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जब कर की व्यवस्था होगी तब जाके एक राज्य की उत्पत्ति होगा, तब जाके राज्य कायम होगा। तो और यही बात अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहता है कि कर लोगों से वसूल किया जाएगा। और कर कैसा होगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को हिस्सेदारी देंगे। राजा को क्या हिस्सेदारी देंगे? राजा को हिस्सेदारी देंगे जो फसल वो पैदा करेंगे, फसल का 1/6वां भाग देंगे या 1/10वां भाग देंगे, कुमारियों को वो दान में देंगे। और जो संपत्तियां कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो संपत्ति का भी एक हिस्सा वो दान में देंगे, लेकिन वो दान नहीं, वो कर के रूप में देंगे, टैक्स के रूप में राजा को देंगे, ताकि राजा राज्य को चलाने के लिए या राज सत्ता को कायम रखने के लिए वो जो एंगल्स ने कहा है कि फौज, सेना और ये मंत्री, ये जितने भी लोग हैं, इनकी खर्चा को चलाने के लिए वो जनता से टैक्स वसूल करेगा। तो ये जो राज सत्ता है, ये राज सत्ता ये स्पष्ट है, चाहे वो एंगल्स ने लिखा हो, जिसको साफ साफ लिखा है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं था, वो साफ साफ लिखा है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने का हथियार है।
और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जिस राज्य का जिक्र है वो भी वही बात को बोल रहा है, लेकिन वो उस ढंग से खुले रूप से नहीं बोले हैं, क्योंकि वो शोषण वर्ग के प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए वो राज्य को बोले तो है राज्य की जरूरत है, राज्य राजा का काम है दंड देना, राजा का काम है लोगों के संपत्ति का रक्षा करना, लोगों की परिवार का रक्षा करना, तो राजा का काम है, इसलिए राजा को टैक्स देना पड़ेगा, यानी और शूद्रों से काम कराना, यानी शोषित जनता को दमन करने के लिए कौटिल्य भी बोला है कि राजसत्ता की जरूरत है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि मार्क्स की जो विचारधारा है, वो एंगल्स की जो विचारधारा है, वो विचारधारा हमारे देश पे लागू नहीं होता। हम अगर हमारे पुराने धर्मशास्त्र को देखेंगे, हम अगर अपनी महाकाव्य को देखेंगे, तो हम यही देखेंगे जो बात एंगल्स लिख के गए वही बात हमारे देश के अंदर लागू होता है। हम पाते हैं कि वही है, राज्य की उत्पत्ति भी हमारे देश के अंदर, राज्य भी कभी हमारे देश पे नहीं था और अभी राज्य की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब हमारे भूभाग में जब से ये संपत्ति आया है, निजी संपत्ति आया है, जब से वर्ण व्यवस्था में लूट शुरू हुआ है, जब से वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र से काम करवाया जाता था, उनकी मेहनत के मेहनताना नहीं दिए जाते थे और उससे सरप्लस वैल्यू पैदा करते थे, उद्वृत्त मूल्य पैसे मूल्य पैदा करते थे, उनका शोषण होता था। तो शोषण को कायम रखने के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य की बात का उल्लेख है, राजसत्ता का उल्लेख है। तो इसीलिए ये जो मार्क्स और एंगल्स ने जो बोला है पेरिस कम्यून के सवाल पे कि राजसत्ता में मजदूरों का अधिनायकत्व, मजदूरों की तानाशाही, अभी हम क्या देख रहे हैं हमारे समाज में, किसकी हम बोलते हैं हमारे समाज में ये लोकतंत्र है, देखो ये लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र किसका है? ये लोकतंत्र दिखावा का है। दिखावा का है मतलब वोट आप डाल सकते हो, अरे चुनाव में जो कॉर्पोरेट घराने के चुनावी बॉन्ड के पैसे से जो चुनाव लड़ेगा और एक मजदूर चुनाव में खड़ा होगा, दोनों में बराबर की लोकतंत्र हो सकता है क्या? दोनों में बराबर की लड़ाई हो सकती है क्या? तो ये दिखावा का लोकतंत्र है। अब वो बोलते हैं तानाशाही राज चाहते हैं कम्युनिस्ट लोग। तानाशाही राज क्या है? ये जो समाज है, ये जो अभी जो राजसत्ता है, ये राजसत्ता है पूंजीपतियों की तानाशाही, पूंजीपति लुटेरों की तानाशाही। वो कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी तानाशाही कायम करते हैं बहुमत जनता के ऊपर, बहुमत जनता की लूट को कायम रखने के लिए। और जो समाजवादी क्रांति में जो मजदूर वर्ग की तानाशाही होगा, वो बहुमत जनता की तानाशाही होगा, कुछ लोगों को दबा के रखने के लिए। जो लुटेरे लोग हैं, उन लुटेरों को दबा के रखने के लिए, कुछ लोगों को दबा के रखने के लिए बहुमत की वो तानाशाही होगा, बहुमत की अधिनायकत्व होगा। अब सवाल है कि ये जो जनवाद लोकतंत्र की बात बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट मूवमेंट या कम्युनिस्ट आंदोलन में या मजदूर वर्ग समाजवाद में लोकतंत्र खत्म हो जाएंगे। हमारे समाज में जब राज्य व्यवस्था नहीं था, या जब राज्य नहीं था, या जब राजसत्ता नहीं था, तब हमारे समाज में जनवाद कायम था। जो आदिम साम्यवादी समाज है, जनजाति समाज है, अभी भी हम अगर देखेंगे हमारे देश के अंदर जितने जनजाति समाज है, वो जनजाति समाज में उनकी जो शासन पद्धति है जनजाति समाज का, वो जनजाति समाज का शासन पद्धति लोकतांत्रिक पद्धति से ही होता है। और वो जो लोकतंत्र है वो हमारे देश के बुर्जुआ लोकतंत्र से एकदम भिन्न है। उनकी जो बैठकें होती है, जनजाति समाज की जो बैठकें होती है, सामाजिक बैठक है, जिसको हम और आप जानते हैं, बहुत सारे जनजाति समाज के सामाजिक बैठक होते हैं। उन सामाजिक बैठकों में हर वयस्क पुरुष और हर वयस्क महिला शामिल होते हैं। शामिल होकर बेबाक होकर वो अपनी बात रखते हैं, वहां पे वो निर्णय लेते हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या हो सकता है? तो ये जो लोकतंत्र की बात हम लोग अभी जो कर रहे हैं इस पूंजीवादी समाज में, बुर्जुआ समाज में, इससे बेहतर लोकतंत्र हमारे जनजाति समाज के अंदर आज भी मौजूद है। और उस लोकतंत्र को, क्योंकि वो बैठ के सब कुछ निर्णय लेते हैं, उनके पास कोई न्याय, उसके पास कोई कानून न्याय उनके पास नहीं है, वो पारंपरिक ढंग से निर्णय लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे हमारे देश के अंदर जो पेशा कानून लागू हुआ है, उस पेशा कानून के अंदर उनकी जो लोकतंत्र है, जनजाति समाज की जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कहा गया है। छोटे छोटे जितने भी विवाद हैं उनके अंदर,
वो सामाजिक बैठकों में उसको हल निकालते हैं और वहां पे सब लोग शामिल होते हैं, उनके समाज के हर वयस्क पुरुष महिला सब शामिल होते हैं और सब शामिल होकर अपनी अपनी राय रखते हैं और राय रख के वहां पे फैसला करके वो ये निर्णय लेते हैं। तो ये लोकतंत्र, हमारे ये जो बुर्जुआ लोकतंत्र है जिसमें पैसे के दम पे ये लोकतंत्र कायम किया जा रहा है, पैसे के दम पे लोगों को प्रभावित करके लोकतंत्र को जिंदा रखा गया, इस लोकतंत्र से वो लोकतंत्र बेहतर है। पेशा कानून का मतलब सिर्फ जमीन अधिग्रहण करने के लिए ग्राम सभा का सवाल नहीं है। ये हमारे और आपके दिमाग में ये भ्रम फैला दिया गया कुछ लोगों द्वारा कि पेशा कानून मतलब सिर्फ जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा का फैसला होना जरूरी है। उनके हर मामले में अगर कुछ छोटा विवाद होता है गांव के अंदर, आपसी रंजिश होता है, तो हर मामला के निपटारे के लिए वो सामाजिक बैठक करेंगे, ग्राम सभा करेंगे और वहां पे वो निर्णय लेंगे। ये था उनका लोकतंत्र। और हमारे देश में जब राज्य व्यवस्था नहीं था, जब राजतंत्र नहीं था, तब भी हमारे देश के अंदर लोकतंत्र था। जो आर्य लोग थे, आप अगर ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद के अंदर 46 बार सभा का उल्लेख है, 46 बार। मतलब लोगों के अंदर बैठक होती थी, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते थे, क्योंकि मॉर्गन ने इस बात को साबित किया है कि आदिम साम्यवादी समाज की जो शासन पद्धति है वो शासन पद्धति लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है आदिम साम्यवादी समाज। तो हमारे जो आर्य लोग थे, जैसे कि हमने पहले बताया सतयुग की बात जो भीष्म ने कहा उस सतयुग में उस समाज में ऋग्वेद में 46 बार सभा की उल्लेख किया गया। यानी उस समय भी हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से समाज चलते थे, क्योंकि यही जनजाति समाज का शासन पद्धति का नियम है। भले उसको आज विकृत कर दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। नहीं, लोकतंत्र की जननी नहीं है, लेकिन हमारे देश में ऋग्वैदिक काल में भी लोकतंत्र कायम था। जब तक हमारे देश के अंदर राजसत्ता कायम नहीं हुआ था, जब तक हमारे इस समाज में, हमारे इस भूभाग में राज कायम नहीं हुआ था, तब हमारे देश की शासन पद्धति लोकतांत्रिक तरीके से चलता था। सिर्फ हमारे देश के नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जितने जनजाति समाज के लोग थे, सभ्यता के पहले के जो समाज के लोग थे, वो जहां पे भी राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, वो सबके शासन पद्धति लोकतांत्रिक तरीके से चलते थे। इसीलिए ये कहना कि हमारा देश में लोकतंत्र की जननी है हमारा ये देश, ये कहना सही नहीं है। लेकिन ऋग्वेद के समाज में लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलते थे। तो मेरा कहना ये है कि ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये तानाशाही राज चाहते हैं, समाजवाद कायम हो जाएगा तो तानाशाह आ जाएगा, तानाशाही राज कायम हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग तानाशाह चाहते हैं। हम तानाशाह किस लिए चाहते हैं, या कम्युनिस्ट लोग तानाशाह किस लिए चाहते हैं? कम्युनिस्ट लोग तानाशाह का मतलब यह है कि बहुमत लोग, जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग बहुमत में है, बहुमत लोग अपने राज सत्ता को कायम रखने के लिए, अपने राज सत्ता को जिंदा रखने के लिए जो मजदूर वर्ग के खिलाफ जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो दूसरे के मेहनत पे जीते हैं, जो दूसरे के शोषण के आधार पे जिंदा रहते हैं, जो भी लोग हैं, उनको खात्मा करने के लिए, ताकि वो समाजवादी क्रांति को खत्म न कर सके, समाजवाद को नष्ट न कर सके, जो काम पेरिस कम्यून में वर्साई सरकार ने किया था, उसके सबक लेते हुए मार्क्स और एंगल्स ने यह बात को दोहराया है कि जो पेरिस कम्यून में गलती हुआ है वो गलती मजदूरों को नहीं करना चाहिए। मजदूर वर्ग की अधिनायकत्व तो कायम करके ही वो समाजवाद को कायम रख सकता है। अगर मजदूर वर्ग की अधिनायकत्व तो कायम नहीं रहेगा तो समाजवाद भी कायम नहीं रह सकता है। इसलिए समाजवाद को बचाने के लिए, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, एक समतामूलक समाज कायम करने के लिए, जहां पे अन्याय नहीं होगा, जहां पे शोषण आधारित समाज नहीं होगा, जहां पे शोषण का खात्मा होगा, ऐसा एक सुंदर सपने के समाज के निर्माण के लिए समाजवादी लोग या कम्युनिस्ट लोग जो है मजदूर वर्ग की अधिनायकत्व की बात करते हैं। इसीलिए पेरिस कम्यून को हम अगर आज याद करते हैं, आज पूरे दुनिया के अंदर सबसे पहला मजदूरों का राज कायम हुआ था पेरिस कम्यून। मार्क्स ने भी ये बोला है कि पेरिस कम्यून के जो याद है उसको
कभी भी मजदूर वर्ग नहीं भूल सकता है, क्योंकि मजदूर वर्ग के लिए वो एक इतिहास है, मजदूर वर्ग के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत है। क्योंकि पेरिस कम्युन के बाद ही रसिया के अंदर समाजवादी क्रांति हुई थी 1917 में। इसलिए जो रसिया के अंदर लेनिन ने जो मजदूर वर्ग की अधिनायकत्व को कायम करके समाजवाद को जीवित रखा था, वो आज भी उसकी जरूरत है, आज भी उसकी औचित्य है। पेरिस कम्यून हमें यही सबक देता है कि मजदूर वर्ग के राज को अगर कायम करना है, शोषक वर्ग को अगर दबाना है, तो शोषक वर्ग को दबाने के लिए राज सत्ता में मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व की जरूरत है। मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व के बिना आप शोषक वर्ग को दबा नहीं सकते, शोषक वर्ग को कुचल नहीं सकते और मजदूरों की राज को आप कायम नहीं रख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।